गुड इवनिंग बच्चों। आज का ये लेक्चर काफ़ी खास है। मैंने आपके लिए इसको पीपीटी में तैयार किया हुआ है। तो जैसा कि 1.3 में हमने यूज किया क्रैमर्स का लॉ, क्रैमर्स का रूल यूज किया हमने। तो आइए आज सीखेंगे कि आखिर क्रैमर रूल होता क्या है, वो बनता कैसे है। आपने डायरेक्ट यूजेस तो कर ही लिया है, अब हम देखेंगे कि वो बनता कैसे है। तो बच्चों, इसमें आपने सबसे पहले सीखा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई? ये आपने देखा ना, ए सी बी डी, क्या करते थे आप? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। ए इंटू डी किया तो क्या बन गया आपका? ए डी। फिर माइनस करके आप बी इंटू सी करते थे तो बन जाता था बी सी। ठीक है, ये आपने सीखा, आपने एक्सरसाइज कर भी लिया है। थोड़ा उल्टा सोच के देखो, अगर आपको ए डी माइनस बी सी पता हो तब आप उल्टा लिखना आएगा आपको। जैसे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं इसको करके बता देता हूँ। सपोज ए डी माइनस बी सी है, तो ए डी माइनस बी सी कैसे लिखा जाएगा भैया? देख लो, मैंने ए लिख लिया, सी लिख लिया और वहां पे बी लिख लिया और अपॉन डी कर दिया, यानी कि आप ब्रैकेट अब उल्टा तोड़ के देख लीजिए। इस चीज को अगर आप समझ जाते हो तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम क्या करते हैं, लेट्स टेक एनी टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब हम दो लीनियर इक्वेशन लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो हम पहले इक्वेशन में सब कुछ 1 1 ले लेते हैं और दूसरे इक्वेशन में सब कुछ 2 2 ले लेते हैं। तो x और y दोनों में है ही। जरा सा सोच कर देखिए, पहले इसका क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं कि भैया a1 a2 यहाँ पर है क्या, जिसमें आप देख सकते हो कि x और y वेरिएबल है और हमारा जो a1 b1 c1 है और a2 b2 c2 ये एक रियल नंबर्स हैं। तो अब मैं कोशिश करूंगा इसको सॉल्व करने की। सॉल्व कैसे करूंगा भाई? सॉल्व करने के लिए मुझे एक तो या तो y को एलिमिनेट करना होगा या तो x को एलिमिनेट करना होगा। अब कोई नंबर तो है ही नहीं यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पे फिर से अल्फ़ाबेट ही हैं, तो हमें दोनों काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं y को सेम करने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो सही y के साथ क्या है। पहले वाले इक्वेशन में y के साथ b1 है और दूसरे वाले इक्वेशन में y के साथ b2 है। तो मैं क्या करूँगा, सपोज अगर आपके पास नंबर रहा तो आप क्या करते? अगर पहले वाले के साथ 5 होता और दूसरे वाले के साथ समझो कि 3 होता तो आप क्या करते? 3 को पहले में मल्टीप्लाई करते और 5 को दूसरे में मल्टीप्लाई करते। यही करते ना मेथड y को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सेकेंड वाले इक्वेशन में y के साथ b2 है, तो मैं b2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट में, तो देखो क्या आ जाता है। फर्स्ट में मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए a1 b2, मैं b2 का गुणा कर रहा हूँ बेटा फर्स्ट में b2 का। सो a1 b2 x प्लस b1 b2 y इज इक्वल टू c1 b2, तो मैंने b2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकेंड में मैं क्या करूँगा, सेकेंड में b1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा a2 b1 x प्लस b2 b1 y। ठीक है, और c2 b1 हो गया। क्या फायदा हुआ इसका बच्चों? इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ध्यान से देखिए। इक्वेशन नंबर 3 में ये वाला हिस्सा और 4 में ये वाला हिस्सा दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए? पहले वाले में y के साथ क्या है हमारे पास? b1 b2, और चौथे इक्वेशन में भी y के साथ क्या है हमारे पास? b1 b2। ठीक है ना? तो b1 b2 सेम हो गया, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्टिंग करते हैं हम लोग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, तो कुछ इस तरह से मैं 3 और 4 लिख दूंगा। सब्ट्रैक्ट करना है, सबका साइन चेंज करूंगा मैं, ये कर दिया। अब आप जानते हैं कि y की कोएफिशिएंट इक्वल है, उनको कैंसिल कर देता हूं मैं, ये कैंसिल कर दिया। अब भैया यहाँ पे कोई नंबर तो है ही नहीं कि 10 में से 2 घटा दिया 8 बच गया। हमारे पास जो कुछ भी है हम वैसे के वैसे ही नीचे लिख देंगे, यानी कि ऊपर क्या है मेरे पास? a1 b2 x और नीचे क्या है? a2 b1 x, उसको मैंने माइनस के साथ लिख डाला, इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1। ये स्टेप आप बड़े ध्यान से देख लीजिए।
अब क्या होगा, अब हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, a1 b2 बच गया माइनस a2 b1 बच गया इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1। अब x का वैल्यू निकालने के लिए मैं उसे डिवाइड कर दूंगा वहां पर, तो ये लीजिए इसको डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारा x का आंसर आ गया। बड़ा अजीब है ना, क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं दिख रहे हैं, पर आप ध्यान रख लेना ये जो भी आपको दिख रहा है c1 b2 c2 b1, इसके जगह पर अगर कोई नंबर होता तो वो आता। अभी हमने इक्वेशन ही a1 b1 के रूप में लिया हुआ है, इसलिए x का आंसर ये आ गया। चलिए भाई, यहां पर हमने y को कैंसिल कर दिया, इसलिए x का आंसर आ गया। तो अगर y का आंसर निकालना है तो अब क्या करना पड़ेगा, नेचुरली x को कैंसिल करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में x के साथ क्या है a1 और सेकंड में x के साथ है a2। अगर मुझे x को कैंसिल करना है तो मुझे अदला बदली करके उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहां पे कर दिया, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो a2 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे a1 से। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ बच्चों कि x के कोएफिशिएंट्स इक्वल हो गए, और जब इक्वल हो गए तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो आइए उनको सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट किया हमने तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा भाई, क्योंकि सब कुछ माइनस हो जाता है। और अब y का आंसर आ जाएगा इस तरह से, b1a2y माइनस b2a1y इज इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1। वैसे के वैसे ही हमने इसको कर दिया। अगला स्टेप होगा y कॉमन ले लेंगे, अगले स्टेप में हम डिवाइड कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा y का आंसर। इसे बॉक्स दे देते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देते हैं। क्यों रीअरेंज कर देते हैं मैं आपको अभी बता देता हूं, पहले y लिख दो। ये देखिए, याद करिए पिछले वाला x का आंसर, जरा x का डिनोमिनेटर देखिए आप, डिनोमिनेटर है a1 b2 माइनस a2 b1। मैंने सिर्फ वही कोशिश की है कि जो y है ना y, उसको मैंने क्या हुआ रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कर दिया मतलब क्या बच्चों, देखो जो ऊपर वाला था यानी कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, मैंने दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। जब दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं बच्चों तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर ऊपर 5 - 2 है और नीचे 5 - 2 है तो आंसर क्या आएगा 3/3। लेकिन अगर मैंने ऊपर कर दिया 2 - 5 और नीचे भी 2 - 5 कर दिया तो वो आ जाएगा -3/3। तो माइनस दोनों में माइनस आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर फिर से सेम आ जाएगा। तो यहां पर सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैंने y को रिवर्स किया हुआ है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देख लीजिए भैया हमारा x क्या है और y क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। और y वाले में कुछ अलग आ गया है न्यूमरेटर और x वाले में कुछ अलग आ गया है न्यूमरेटर। तो जो आज हमने स्टार्टिंग में डिटर्मिनेंट देखा था, चलिए उसको थोड़ा सा यूज कर लें। ये देखिए, मैं x का जो न्यूमरेटर है c1 b2 माइनस c2 b1, इसको मैं डिटर्मिनेंट में ऐसे लिख देता हूं, मतलब c वाला हिस्सा एक तरफ, b वाला हिस्सा एक तरफ, डन। फिर मैं y वाला जो हिस्सा है, y वाला जो न्यूमरेटर है उसको इस तरह से लिख देता हूं, और उसके बाद जो मेरा डिनोमिनेटर है a1 b2 माइनस a2 b1, उसको इस तरह से लिख देता हूं। तो देखो तीनों चीजों को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कुल मिला के हमारा जो आंसर्स है, जैसे कि x वाला आंसर है उसको डिटर्मिनेंट के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, और y वाले आंसर को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम वैसे लिख सकते हैं। इज दैट ओके? चलिए इसी बात से फिर से आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से वो चीजें लिख देता हूं। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, जो x का आंसर हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे, एक इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा एक काम कर लेंगे। जो हमारा डिनोमिनेटर है a1 a2 b1 b2, उसको हमने d नाम दे दिया। फिर जो x का न्यूमरेटर है उसको dx नाम दे दिया। फिर हमारा जो y का न्यूमरेटर है उसको dy नाम दे दिया। यानी कि अब बार बार ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
हमें सिंपल ये डिटर्मिनेंट याद रखना पड़ेगा और ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि भाई डी में क्या हो रहा है, ए और बी आ रहा है, बाद में डी एक्स में क्या आ रहा है, ए की जगह पर सी आ रहा है और बी अपनी जगह पर है, और डी वाई में ए अपनी जगह पर है और बी की जगह पर सी आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम उसको रिप्लेस करें, जैसे x का आंसर क्या हो जाना चाहिए, फिर ऊपर क्या है dx, नीचे क्या है d, यानी कि भैया x का आंसर हो जाएगा dx बाई डी और y का आंसर हो जाएगा dy बाई डी। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कॉन्सेप्ट था, ये हो गया। तो इस तरह से ये क्रैमर का फॉर्मूला यूज होता है, इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी है। पर भैया कहानी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम वगैरह में कहीं भी कुछ पूछा नहीं जाएगा, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है सॉल्व कर। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इसको आपको सिंपल फॉर्म में समझा सकूं, लेकिन देखिए आप इसको 3 से 4 बार रिवाइज करिए, तब जाके आपको एक्स और वाई कैसे डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालते हैं उसको समझ में आएगा। इसकी खोज भाई एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम ही क्रैमर था, इसलिए इसको क्रैमर्स लॉ कहते हैं। और इससे तो सम आपने पहले ही सॉल्व कर लिए हैं, तो कितना ज़्यादा इजी हो जाता है आपको पता ही है। तो इसी के साथ आज आपका कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ। थैंक यू सो वेरी मच।